नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं पर्सनल फिनेंशियल प्लान या पर्सनल फिनांस नॉलेज आपका कितना है, वो आप इस वीडियो में चेक कर सकते हो। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ पर्सनल फिनांस मतलब क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको ये सब शेयर करूंगा। और 12 पर्सनल फिनेंशियल प्लान अगर आप यूज करोगे तो आपका पर्सनल फिनांस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शहन मुजावर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रारंभ करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज और देखते हैं ये नया प्रेजेंटेशन। तो मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा प्रेजेंटेशन। तो चेक योर पर्सनल फाइनेंस नॉलेज एंड पर्सनल फाइनेंस प्लान। तो ये पर्सनल फाइनेंस मतलब क्या, तो पर्सनल फाइनेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ यू एंड योर फैमिली। सेविंग है, बजट है और एक्सपेंसेस रहते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न कितना रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो सब जो चेक करते हैं उसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। और पर्सनल फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने पहले डेफिनेशन देखा कि वो बजट, सेविंग, एक्सपेंसेस का फिनेंशियल मैनेजमेंट है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और जो फिनांस में डील करता है, जो घर में फिनांस के जिसके पास पैसे रहते हैं वो फिनांस में डील करता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पर्सनल फिनांस भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में ये शेयर करने वाला हूँ कि 12 पर्सनल फाइनेंस है, फिनेंशियल प्लान्स है। और जो लास्ट वाला फिनेंशियल प्लान है वो मेरा फेवरेट है। तो ये ध्यान में रखिए कि लास्ट तक ये वीडियो देखिए, स्टे ट्यून। पहला पर्सनल फिनेंशियल प्लान है कि अगर आपका होम लोन 20 साल का है और आपको वो पे फास्ट करना है तो एक काम कीजिए, सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट है, वहां पे 13 इंस्टॉलमेंट साल के भर दीजिए। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट तो कम बैठेगा ही, लेकिन आपका 20 ईयर का लोन 15 ईयर में खत्म हो जाएगा और 5 ईयर को आपको कोई लोन देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 13 इंस्टॉलमेंट में वो भर रहे हो। अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स में आपका होम लोन क्लोज हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई लोन लेना है तो लोन लेते समय एक काम कीजिए कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लीजिए। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लिया तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं, इसीलिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लीजिए और आपको फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते। तीसरा पर्सनल फाइनेंस है कि अगर आपको क्रेडिट स्कोर देखना है तो आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, ये अगर आप हर महीने में देख रहे हो तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट नहीं होगा। ये बड़ा मिथ है कि बहुत जन क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं फ्रिक्वेंटली चेक करूंगा तो मेरा क्रेडिट स्कोर कम आएगा, लेकिन वैसे नहीं रहता। अगर थर्ड पार्टी कोई आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है, बैंक इंक्वायरी कर रही है आपका क्रेडिट स्कोर, तो उस समय आपका क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट में डिग्रेड हो सकता है या उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो आप अगर खुद लॉगिन करके क्रेडिट स्कोर फ्रिक्वेंटली चेक कर रहे हो तो आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्रेडिट स्कोर मतलब क्या क्या, सिबिल, जनरलाइज टर्म में सिबिल कहा जाता है, लेकिन इसे क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट कहा जाता है। चौथा, अभी ये तो तीन जो मैंने बताई ये लोन रिलेटेड थे। तो लोन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले तो अगर लोन लिया है तो 13 इंस्टॉलमेंट भर दीजिए। दूसरा है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लीजिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए। और क्रेडिट स्कोर फ्रिक्वेंटली चेक किया तो भी आपका क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी 4 नंबर पॉइंट जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लान है, अगर आपने एसआईपी शुरू की है सेम अमाउंट की और आप एफडी या डेब्ट 10% इंक्रीमेंटल ईच ईयर कर रहे हो तो एफडी और डेब्ट आउट परफॉर्म योर एसआईपी। तो एक ध्यान में रखिए, एफडी और डेब्ट को 8 से 9% रिटर्न मिलता है और आपकी एसआईपी को 12 से 15% रिटर्न मिलता है। लेकिन जो 10% इंक्रीमेंटल आप एफडी और डेब्ट में कर रहे हो उसका रिटर्न आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिलेगा। इसीलिए ध्यान में रखिए कि अगर एसआईपी आपकी इंक्रीमेंटल में रहेगी
तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन मिल जाएगा ओवर द ईयर ऑफ टाइम। और एसआईपी का एक ध्यान में रखिए, आपको पहले इनिशियल 5 इयर्स में रिटर्न कम दिखेगा और उसके बाद में उसका रिटर्न बढ़ते जाएगा, क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। अभी पांचवा पॉइंट, तो फिजिकल ईयर 2022 में ये देखा गया है कि गोल्ड इंपोर्ट है वो 35% से बढ़ा है प्रीवियस फिजिकल ईयर से। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जो इंडियन पीपल है वो गोल्ड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, 8 से 9% रिटर्न रहता है। और उधर इक्विटी मार्केट का रिटर्न कैसे रहता है, 12 से 15% रिटर्न रहता है एज पर हिस्टोरिकल डेटा। तो ध्यान में रखिए, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन लिमिटेड अमाउंट कीजिए, और इक्विटी मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको ओवर द ईयर अच्छे से रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट गोल्ड को कभी भी आउट परफॉर्म करता है। दूसरा है कि हम इंडियंस बहुत ज्यादा सेव करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वैसे अपना खर्चे का तरीका नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड पे ही अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन अब इंडियंस कैसे रहते हैं, वो जितना प्रॉफिट हुआ है या जितना उनका इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करते रहते हैं, बट वो सेविंग ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। तो एक ध्यान में रखिए कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग करके आपने अगर सेविंग या करंट अकाउंट में आपका पैसा रखा तो इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। इन्फ्लेशन आपका रहता है 6 या 7%, और सेविंग पे 3% रिटर्न मिलता है, और करंट पे अकाउंट पे कोई रिटर्न नहीं रहता। तो वो ध्यान में रखिए, आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपका जो परचेसिंग पावर है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इसमें वेल्थ क्रिएशन कर पाओगे। इसीलिए आपको एफडी, डेब्ट, गोल्ड या उससे आगे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये ध्यान में रखिए, 3, 4, 4, 5, 6 अभी जो बताया तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बताया। पहले था कि एसआईपी आउट परफॉर्म एफडी, एफडी आउट परफॉर्म एसआईपी, 10% इंक्रीमेंट हुआ तो गोल्ड पर निर्भर ज्यादा मत रहिए, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और सेविंग तो इंडियन लोग करते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो एक देखा गया है। अभी सातवां पॉइंट जो है, सेवंथ पॉइंट, वो है इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है वो बहुत अंडररेटेड है अपने इंडियन मार्केट में। क्यों अंडररेटेड है, क्योंकि बहुत जन वो रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इंश्योरेंस ये सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। क्योंकि अगर टर्म इंश्योरेंस आपने निकाला है तो बहुत जन पूछते हैं कि ये मैच्योर होने के बाद इसे कितना रिटर्न मिलेगा, तो मैं बताता हूँ कि कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट करके फायदा है, लेकिन उसका फायदा कब रहता है, जब लॉस ऑफ लाइफ या कुछ तो हैंडीकैप हो गया, जो जिसके ऊपर फैमिली निर्भर है वो हैंडीकैप हो गया, तो पूरा इनकम उनका रुक जाता है, या उसकी लॉस ऑफ लाइफ होता है तो पूरा इनकम रुक जाता है, तब टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस काम में आता है। तो आप मिक्स मत कीजिए सिक्योरिटी और रिटर्न, लाइफ सिक्योरिटी और रिटर्न, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मिक्स मत कीजिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से एवेन्यू है, लाइफ ऑफ सिक्योरिटी के लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और इंश्योरेंस अभी सेक्टर अभी ग्रोइंग है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनीज में। तो वो ध्यान में रखिए, और जो जिसके पे फैमिली डिपेंडेंट है उसका इंश्योरेंस जरूर निकालिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली बहुत सफर करती है, मेंटली और फाइनेंशियली भी। तो इंश्योरेंस निकालिए। अभी आगे वाला पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत अच्छी बात है। कब, जब आपका ड्यूज विद इन टाइम अगर आप पे कर रहे हो, तो उसके वजह से आपको एक तो कैशबैक बहुत मिल जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आपने वो क्रेडिट कार्ड का बिल विद इन ड्यू डेट नहीं भरा, तो क्रेडिट कार्ड जैसा लोन, एक्सपेंसिव लोन कोई नहीं है, क्योंकि 25% to 45% पर एनम आपको उस पे इंटरेस्ट लगता है।
और क्रेडिट कार्ड का और एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि आपको जितना लिमिट मिला है उसके 30% ही आप यूज कीजिए मंथली। तो उसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए, क्रेडिट कार्ड अच्छा है वैसे ही क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिमिट उसका पेमेंट नहीं किया विद इन टाइम में तो वो बहुत ज्यादा लोन एक्सपेंसिव लोन माना जाता है। इमरजेंसी फंड आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत जनों के चेकलिस्ट में इमरजेंसी फंड नहीं रहता पर्सनल फाइनेंस में। तो इमरजेंसी फंड एक ध्यान में रखिए, आपका अगर मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज है तो इमरजेंसी फंड कम से कम 12 महीने का आपके पास होना चाहिए। मतलब 24 लाख रुपीज आपके पास अलग से रहना चाहिए। अगर 12 महीने का इमरजेंसी फंड रहेगा तो वो बेस्ट माना जाता है, 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रहेगा तो वो गुड माना जाता है, और 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रहेगा तो वो एवरेज, इन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एवरेज माना जाता है। अगर कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो आपके पास फंड रहता है, इसलिए आपको कुछ इतना, अभी ये कोरोना के टाइम जिसके पास इमरजेंसी फंड है वो आराम से, कुछ नहीं वो घर में आराम से बैठा है, लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, जिसके पास हाथ में पैसा नहीं है खर्चे के लिए, तो वो क्या करेगा। तो ये एग्जाम्पल है, इमरजेंसी फंड अगर अच्छा रहेगा तो आपको मेंटली और फाइनेंशियली सफर करना नहीं पड़ेगा। और इमरजेंसी फंड का एक ध्यान में रखिए, ये फंड के लिए अलग से अकाउंट रखिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क फ्री या रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिस्क कम है, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि लिक्विड फंड, डेब्ट या एफडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी पॉइंट नंबर 10 है रिटायरमेंट प्लान। आप अगर 20s या 30s में हो तो भी आपका और आपके वाइफ का रिटायरमेंट प्लान, और रिटायरमेंट प्लान का जितना कॉर्पस फंड रहेगा उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू कीजिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ओल्ड एज है तब आपको बहुत ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा, आपकी लाइफ हैप्पी और पीसफुल रहेगी, आपको किस पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और आपके पास आराम से आपके जो भी डेली रोजमर्रा के खर्चे हैं वो आपके निकल जाएंगे, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है या डेली एक्सपेंसेस है वो निकल जाएंगे। इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस फंड आपका कितना लगेगा आपको, और वो उसका टारगेट आप आज से ही सेट करके चालू कीजिए कि मेरा फंड इतना इतना रहेगा, मुझे 2 CR का फंड रहना चाहिए। तो 2 CR फंड कैसे अचीव होगा आपके 60s में, तो वो आपका एक प्लान होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको आज से ही प्लानिंग करना चाहिए। 11 पॉइंट है कि जो क्रिप्टो, मेटा और एनएफटी, जो नए एरियाज अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के आए हैं, वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड एसेट्स हैं। इसमें रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका जो भी साल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके मैक्सिमम 10% अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये डेंजरस असेट है। ये कभी भी ब्लड बाथिंग हो जाता है, इसमें कभी भी उसका प्राइस गिर जाता है, 90% 80% से प्राइस गिर जाता है। तो वो अगर आपने इसमें हेवीली इन्वेस्ट किया तो आपको इसमें सफर करना पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान में रखें कि मैक्सिमम 10% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो 12th पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अगर आप खुद में स्किल है, आपके पास जो स्किल आपको अच्छी लगती है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप, एक तो आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे से अच्छा खासा आप कमा लेते हो। और ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देती है, आप सोच भी नहीं सकते उसके उससे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। क्योंकि ये स्किल जो भी आप इन्वेस्ट खुद में कर रहे हो तो आप अपना खुद का प्रीशियस टाइम उसमें दे रहे हो। तो ये टाइम जो है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, और आप अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो तो आज से ही शुरू कीजिए, आज से ही खुद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, तो इससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये थे मेरे 12 पर्सनल फाइनेंशियल प्लान्स। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट कीजिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है
तो आप अपने फिनेंशियल गोल में बहुत सीरियस हो। और अगर आपको कोई फिनेंशियल प्लान में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।